नमस्कार दोस्तों। हाउ टू टेक फुल प्रूफ मनी डिसीजंस। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में डिसीजन मेकिंग को हमेशा अवॉइड किया जाता है और यही अवॉइडेंस लोगों की जॉब पर भी दिखती है और उनकी पर्सनल लाइफ में जब उन्हें कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है वहाँ भी दिखती है। लोग अपनी जॉब पर तो कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, वो उसे पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी जब उन्हें अपनी लाइफ का कोई छोटा मोटा डिसीजन भी लेना होता है, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन को लेना होता है, तो वो उसे भी लेना अवॉइड करते हैं। वो चीज़ों को उतना ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं कि वो अपनी इस डिसीजन मेकिंग को कहीं आउटसोर्स कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसीजन मेकिंग को आप कभी आउटसोर्स नहीं कर सकते, तो लोग एक अवॉइडेंस में जीते हैं या फिर इस डिसीजन मेकिंग को पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं हमसे कोई गलती ना हो जाए। और यही रीज़न है कि लोगों की हमेशा गवर्नमेंट एंटिटीज़ से कंप्लेन रहती है। लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी गवर्नमेंट एंटिटी को, लेट्स से एक गवर्नमेंट बैंक को किसी एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक से कंपेयर किया जाए तो गवर्नमेंट बैंक में बहुत धीरे धीरे काम होता है। एक छोटे से काम में भी अप्रूवल के लिए इतना टाइम लगा देते हैं, हफ्तों महीनों लगा देते हैं। और इसका भी यही रीज़न है क्योंकि वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स होते हैं या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उनकी लैक ऑफ डिसीजन की वजह से वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। और यही सेम चीज़ उनकी जो टॉप मैनेजमेंट होता है किसी गवर्नमेंट एंटिटी का, वहाँ पे भी यही सेम चीज़ होती है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं एक डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि उनको भी यही डर होता है कि कोई गलती ना हो जाए या फिर वो एक बेवकूफ़ इंसान डिक्लेयर ना हो जाए। तो इसी वजह से हम जब लोग बोलते हैं ऐसा कि एज़ कम्पेयर टू अ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जो सेक्टर्स होते हैं फिर गवर्नमेंट जो काम करती है, जो भी उनकी एंटिटी होती है, वो बहुत धीरे धीरे काम करती है। फिर जब एक सही टाइम पे एक सही डिसीजन लेना होता है, गवर्नमेंट यूजुअली वो नहीं कर पाती। और प्राइवेट सेक्टर में ऑन दी अदर हैंड क्या होता है कि वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के अंदर उन्हें एक डिसीजन लेना ही होता है और वो ऐसा नहीं कर सकते कि उसे अवॉइड कर दे। एक मैनेजमेंट होता है, फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसे एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो चेंज इंप्लीमेंट करना होता है या फिर वो एक डिसीजन लेना होता है। और इन केस अगर वो डिसीजन गलत हो जाता है तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट ही पूरा चेंज हो जाता है, और इन केस अगर डिसीजन सही होता है सो कंपनी आगे चलती रहती है। सो इसलिए हम देखते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें एक रोबस्टनेस होती है, उनमें एक स्ट्रेंथ दिखती है और वो सही टाइम पे यूजुअली एक सही डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन उन कंपनीज की तरह लोगों के पास एक मैनेजमेंट नहीं होता, एक कमेटी नहीं होती जिनके साथ बैठ के या फिर जिनके सहारे वो एक डिसीजन मेकिंग कर पाए या फिर जिनसे अपने डाउट्स वगैरह पूछ पाए। लेकिन आप वैसे टेम्पलेट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे टेम्पलेट्स जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके, इनकलकेट करके अपनी जो डिसीजन मेकिंग होती है अपने मनी मैटर्स को लेके, इसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और वो पहला टेम्पलेट जो कि आपको ध्यान में रखना है, और ये आप टेम्पलेट आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आपका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है या फिर अगर कोई और किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जिसको अब आप सिर्फ रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आपको बैंक एम्प्लॉयज़ पे कभी डिपेंड नहीं होना है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं और शायद आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि एक सीनियर सिटीज़न, क्योंकि ये सीनियर सिटीज़न के साथ बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ, ऑल्दो ये किसी के साथ भी हो सकता है, फिर होता भी है काफ़ी लोगों के साथ जो सीनियर सिटीजन्स नहीं होते, आई मीन जो 60 से कम एज के होते हैं, 40s में 50s में, तो उनके साथ भी होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के साथ ये थोड़ा ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि एक सीनियर सिटीज़न या फिर कोई भी अपनी जो सीनियर सिटीज़न से कम एज का भी होता है, वो लोग बैंक को अप्रोच करते हैं या बैंक के किसी एम्प्लॉय को अप्रोच करते हैं इस उम्मीद में कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर या फिर थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी उन्हें उस एम्प्लॉय से। लेकिन होता क्या है कि वो बैंक जो एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए उस सीनियर सिटीज़न की जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, और कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए होती है, वो उनको मिसगाइड करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनके टारगेट्स पूरे होते हैं। हमने ऐसा काफ़ी बार देखा है कि जो बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सीनियर सिटीजन्स की इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में करवा देते हैं, कुछ ऐसे यूलिप पॉलिसी में करा देते हैं जहाँ पे प्रीमियम तो काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी जाता है, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है उन्हें ये समझ में आता है या फिर जब वो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो वो देखते हैं उन्हें ना के बराबर रिटर्न मिलता है, और कभी कभी तो रिटर्न ऐसा होता है कि वो इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पाता। तो इसलिए बैंक के एम्प्लॉयज़ पर बिल्कुल भी डिपेंड ना हो, आपको अपने अंदर थोड़ी या फिर जो अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली एजुकेट करने की ज़रूरत है। पर्सनल फाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा बुक्स आती हैं और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जिनको सिर्फ आपको अपने घर बैठे डाउनलोड करना है और थोड़े बहुत क्वेश्चंस का आंसर करना है।
वो क्वेश्चन जनरली आपके रिस्क एपेटाइट को लेके होते हैं कि आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, फिर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या है, लो ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, मतलब थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, या ऐसे कुछ 10-12 सवाल पूछता है वो आपसे। और बेस्ड ऑन योर आपका रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रख के, आपकी जो कितनी ड्यूरेशन है आपकी, ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रख के वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ें बताते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बताया, तो म्यूचुअल फंड्स, एफडी, इंश्योरेंस, वो ऐसा कॉम्बिनेशन बताता है आपको जो काफ़ी जो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, और उसमें जो आपका रिटर्न होता है वो भी एडिक्वेट रहता है। अनलाइक अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय आपको वो चीज़ वो आपको सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि मोस्टली वो आपको वही चीज़ सजेस्ट करेंगे। लेट्स से कोई एफडी हो गई, कोई पॉलिसी हो गई, या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम होगी जो कि उनके लिए फेवरेबल है, उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सिर्फ उनसे उनके टारगेट पूरे होंगे। लेकिन अगर आप अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपको शायद आप इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाए पोस्ट टैक्सेस। तो इसलिए बैंक एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से अवॉइड करें और अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली लिटरेट करें, फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जाएँ। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, या फिर अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से आप अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ नहीं ले जा पा रहे, या फिर आप अपने आप को पर्सनल फाइनेंस की तरफ आप एजुकेट नहीं कर पा रहे, तो अगर आप ये चीज़ और भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर में यंग जनरेशन है, लेट्स से आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, आपको उनके साथ कोलैबोरेट करना है। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी आपके पास, या फिर जिसको आप थोड़ा रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो ये यंग जनरेशन होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है इन सब चीज़ों में, इनको ये सारे एप्लीकेशंस वगैरह सब अच्छे से यूज़ करने आते हैं। तो आप इनके साथ कोलैबोरेट करें, और आप इनको एक इंसेंटिव भी दे सकते हैं, जो कि आप एक किसी बैंक एम्प्लॉय को, या फिर अगर आप कोई एक जो भी एक जिसको आप हायर करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो यंग जनरेशन इज़ वेरी स्मार्ट, तो आप इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और लोन वगैरह भी हो जाता है आजकल, अगर आप रियल एस्टेट को लेके आप करना चाहते हैं, तो को एप्लीकेंट वगैरह करके आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, अपने एसेट्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने यंग जनरेशन, जो आपके ये जो ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन होंगे, ये आपको एक सही गाइडेंस देंगे, आपको कोई गलत गाइडेंस तो कभी देंगे नहीं। लोग ऐसे सोचते हैं कि आपको लूट लेंगे, आपके पैसे ले जाएंगे, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। दे आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प देयर ग्रैंड फादर एंड देयर ग्रैंड मदर, सो दे आर मोर देन हैप्पी। और अगर आप इन्हें थोड़ा बहुत इंसेंटिव भी दे देंगे, सो दे विल बी इवन मोर हैप्पी। सो ऐसा आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है दैट योर ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। ये काफ़ी कम लोग सोचते हैं वैसे, लेकिन काफ़ी लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेके। लेकिन आपको ऐसा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और अगर आप अपनी यंग जनरेशन के साथ कोलैबोरेट करके कुछ काम करते हैं, या फिर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके उनके ऊपर थोड़ा डिपेंड होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं उनके साथ, तो ये काफ़ी विन विन सिचुएशन रहती है। क्योंकि आपका एक फेथ रहता है उनके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के ऊपर। मोस्टली लोगों का फेथ बना रहता है, तो उनका एक मेंटल पीस भी रहता है कि अगर पैसे हैं तो यहाँ पे सेफ़ हैं। और एक और चीज़ जो आपके लिए काफ़ी विन विन सिचुएशन रहेगी, कि अगर आप किसी की प्रोफेशनल सर्विस भी लेते हैं, लेट्स से रियल एस्टेट को लेके या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेके, तो अगर उसकी जगह आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर अपने बच्चे को या फिर अपने बेटा या बेटी को आप एक काम करने के लिए बोलते हैं आपके लिए, और उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप उनको एक काम करने के लिए बोलते हैं, तो इनकेस अगर आप उनको थोड़ा बहुत इंसेंटिव भी देते हैं, तो पैसे जो कि किसी प्रोफेशनल के पास जाने थे, एटलीस्ट वो आपके घर में रहेंगे। सो ये भी काफ़ी विन विन सिचुएशन रहती है आपके लिए। दूसरा टेम्पलेट जो आपको अपने मनी मैटर्स के लिए हमेशा ध्यान में रखना है, कि आपको अपने स्पाउस को अपनी डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व करना है। एक काफ़ी कॉमन सिनेरियो जो कि इंडियन सेटिंग में हम देखते हैं, कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेट्स से रियल एस्टेट में या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, तो लोग क्या करते हैं, वो पूरी रिसर्च कर लेते हैं बाहर। अगर वो किसी एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, तो मोस्टली सारी ड्यू डिलिजेंस करके अपने स्पाउस को फिर बताते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और फिर जब उनका स्पाउस उनकी पूरी बात सुन लेता है, तो ऑब्वियसली उनको पूरी क्लैरिटी तो है नहीं, तो वो ऐसा बोल देते हैं कि ठीक है आप देख लेना। ये डायलॉग काफ़ी वैसे ख़तरनाक होता है, तो वो ऐसा बोल देते हैं कि आप देख लेना। या फिर अगर ऐसा बोल देते हैं, अगर लड़कों के केस में ऐसा होता है कि वो अपने स्पाउस को ऐसा बोलते हैं कि अगर ये हो गया तो ऐसा भी तो हो सकता है वो पागल बना रहा हो। वो ऐसी काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स क्रिएट कर देते हैं अपने स्पाउस के मन में या फिर अपने स्पाउस के दिमाग में, और वो ऐसा ही बोल देते हैं कि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनको सही नहीं लग रहा है। फिर एक डाउट क्रिएट हो जाता है। और फीमेल्स ऐसा बोल देती हैं कि जब वो उनकी अपने हस्बैंड की जनरली जब पूरी बात सुन लेती है इन्वेस्टमेंट को लेकर, या फिर जो उनका इन्वेस्टमेंट जो भी उन्होंने रिसर्च करी, या फिर अगर एक्सपर्ट से पूछ के आए वो अगर किसी से कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो जब उनका इन्वेस्टमेंट आइडिया पूरा सुन लेती है, तो ऑब्वियसली लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से वो उनकी बात तो सुन लेती है, लेकिन लास्ट में वो एक चीज़ बोल देती है कि ठीक है लेकिन आप देख लेना या फिर तुम देख लेना। तो इसकी वजह से आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ के मन में भी
जब हस्बैंड ऐसा बोल देते हैं कि अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेके, और जब वाइफ ऐसा बोल देती है कि देख लेना, तो ये चीज़ बोल के क्या होता है कि आपके स्पाउस के मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है, फिर उनके दिमाग में भी एक डाउट क्रिएट हो जाता है। और होता क्या है कि उस डाउट की वजह से जब दोनों पार्टनर के पास क्लैरिटी नहीं होती, एक अनश्योर होता है कि इसने जो रिसर्च करी है वो सही है या नहीं, दूसरा अपनी रिसर्च को लेकर ऑल दो श्योर होता है, लेकिन वो उनकी जब ऑब्वियसली उनका कंसेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि एक शादी में, एक मैरिज में दोनों का कंसेंट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो एक ये लैक ऑफ कंसेंट की वजह से, एक लैक ऑफ ये कन्विक्शन की वजह से वो डिसीजन कभी हो ही नहीं पाता और वो इन्वेस्टमेंट कभी हो ही नहीं पाता। और ऐसा होता रहता है कि वो उस इन्वेस्टमेंट का बोलते रहते हैं कि हाँ कर देंगे कर देंगे, और तब तक वो सही टाइम निकल जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, अपने रियल एस्टेट में या फिर किसी भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, आपको अपने स्पाउस को उस रिसर्च में इंक्लूड करना है। आपको अपने स्पाउस के साथ जब भी लेट्स से आप किसी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जिस भी एक्सपर्ट से आप बात करते हैं या फिर जहाँ पे भी आप उस चीज़ को देखने जा रहे हैं, लेआउट वगैरह कुछ भी देखने जा रहे हैं, तो अपने स्पाउस को भी साथ लेके जाएं, जिससे वो उस प्रोसेस में आपके साथ रहे। तो होगा क्या कि आप दोनों के मन में जो डाउट्स आएंगे, आप दोनों साथ में उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर इन केस अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर थोड़े बहुत ऊपर नीचे करना है, तो ये एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, सो एटलीस्ट आप दोनों बात करके उस चीज़ को एक मिड पॉइंट पे आ सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि अगर आप अकेले रिसर्च कर लेंगे, अगर आप पूरी अपने अच्छे से नॉलेज आपने हर चीज़ की समझ ली, लेकिन आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप कभी वो डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अपने पार्टनर को अपनी उस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये दोनों टेम्पलेट्स यूज़ करने के बाद भी आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी है, आप तब भी एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर आपको लगता है कि आप कोई डिसीजन ले लेंगे तो आपको लगता है कि इसमें एक चांसेस हैं कि कुछ गलती हो सकती है, और आप इस पर एक पर्सनलाइज सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इस डिसीजन मेकिंग में, इन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए, कि आपको एक चेकलिस्ट यूज़ करनी है। आपने नोटिस किया होगा कि जो एयरलाइन पायलट्स होते हैं उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, जब वो प्लेन उड़ा रहे होते हैं, फिर कुछ भी जब उन्हें करना होता है ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, एक प्रोसीजर होता है जो उन्हें फॉलो करना होता है। तो उस पर क्या होता है, उस पर सारे उनके स्टेप्स लिखे हुए होते हैं। तो आपको वैसी एक चेकलिस्ट बनानी है, उसमें आपको अपने नॉन नेगोशिएबल्स लिखने हैं, आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपके जो भी उस इन्वेस्टमेंट जर्नी में या फिर किसी भी डिसीजन में, अगर वो हो या ना हो उससे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने नॉन नेगोशिएबल्स लिखने हैं, या फिर कोई ऐसी ऑप्शनल चीज़ें भी लिखनी है। आपको इन सब चीज़ों की एक चेकलिस्ट बनानी है, क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर जब आप डिसीजन ले रहे होंगे, तो आपको हर बार दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ रखनी ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो आपके पास वो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, जो कि आप अपने स्पाउस से बात करके आप म्यूचुअली बनाएंगे वो लिस्ट, तो आपके पास वो चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई होंगी। तो होगा क्या कि जब आपको डिसीजन लेना होगा, तो आपका पूरा ध्यान, आप दोनों का ध्यान सिर्फ उस डिसीजन मेकिंग की तरफ होगा, ना कि उन चीज़ों पे जो कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आपको बार बार दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए एक चेकलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है अपनी नॉन नेगोशिएबल्स की और कुछ ऑप्शनल चीज़ों की, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप इस चेकलिस्ट को यूज़ करेंगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या फिर डिसीजन मेकिंग जर्नी और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और ये दोनों टेम्पलेट्स तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर ये यूज़ करते हुए भी आपको कभी थोड़े इश्यूज़ आए, फिर अगर आप थोड़ी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे रीच आउट करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.